नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है रोहन जी ने भोपाल, मध्य प्रदेश से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। बचपन के डर भी बड़े अजीब होते हैं ना। ज्यादातर बच्चों को अंधेरे से डर लगता है या फिर बिस्तर के नीचे छुपे किसी मॉन्स्टर से। लेकिन कभी कभी डर का एक चेहरा होता है, एक ऐसा चेहरा जिसे आप कभी भूल नहीं पाते। आज हमारे पास भोपाल से रोहन राठौर का भेजा हुआ एक पत्र है और ये होके बचपन की एक ऐसी याद के बारे में है जो आज भी 23 साल की उम्र में उन्हें परेशान करती है। इस कहानी में सब कुछ है, एक छोटा सा घर, एक प्यार करने वाला परिवार और एक बहुत ही अजीब खिलौना। तो चलिए इस किस्से की परतों को खोलते हैं। और यही चीजें ऐसी कहानियों को इतना पावरफुल बनाती हैं। ये बचपन की मासूमियत और किसी अनजानी अनकही चीज के डर का एक मिक्स होती है। एक खिलौना जिसे बच्चे का साथी होना चाहिए, जब वही डर की वजह बन जाए तो ये बात दिमाग में बहुत गहरी बैठ जाती है। जोकर, ये उन्हें किसी दूर के रिश्तेदार ने जन्मदिन पर दिया था और उनके शब्दों में उस जोकर में सब कुछ गलत था। वो बताते हैं कि उसका शरीर एक अजीब गुस्से वाले लाल रंग का था, जैसे रंग में भी गुस्सा भरा हो। चेहरा एकदम सफेद और उसकी आंखें वो सॉलिड काले बटन की थीं, जिनमें कोई चमक नहीं थी, कोई रोशनी नहीं, कोई भाव नहीं। और यहीं से डर की साइकोलॉजिकल लेवल पे शुरुआत होती है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है जिसे अनकैनी वैली कहते हैं। अनकैनी वैली, इसका मतलब है कि जब कोई बेजान चीज जैसे कोई गुड़िया या रोबोट इंसान जैसी दिखने तो लगती है पर पूरी तरह इंसान नहीं लगती, तो हमारा दिमाग उसे देखकर एक अजीब सी घबराहट महसूस करता है। और एक जोकर जिसकी मुस्कान हमेशा के लिए उसके चेहरे पर फिक्स कर दी गई है, जिसकी आंखें बेजान हैं, वो बिल्कुल इसी कैटेगरी में आता है। ये अनकैनी वैली वाली बात काफी दिलचस्प है, पर क्या हर बच्चे को जोकर से डर लगता है? कई बच्चों को तो वो पसंद भी आते हैं। तो रोहन के केस में ऐसा क्या अलग था कि उन्हें पहली नजर में ही उससे एक तरह की नफरत हो गई? ये बहुत अच्छा सवाल है। जरूरी नहीं कि सबको डर लगे, लेकिन जोकर डर का एक बहुत पुराना और शक्तिशाली सिंबल रहे हैं। वजह वही है, उनके चेहरे पर भाव हमेशा के लिए फिक्स होते हैं। एक हंसता हुआ जोकर हमेशा हंसता रहेगा, चाहे माहौल कैसा भी हो। ये जो बनावटीपन है ना, यही बेचैन करता है। और रोहन के जोकर की वो काली बटन वाली आंखें, उनमें एक्सप्रेशन की कमी ही उसे और ज्यादा डरावना बना रही थी। ऐसा लगता है जैसे वो आपको देख नहीं रहा, बल्कि आपके आर पार देख रहा है। हाँ, ये बात तो है। खैर, अच्छी बात ये थी कि उनकी माँ मीरा ये समझती थी कि रोहन को उस खिलौने से डर लगता है, इसलिए वो उस जोकर को हमेशा अलमारी में या पुराने कपड़ों के ढेर के पीछे कहीं छुपा कर रखती थी। कोशिश यही थी कि वो रोहन की नजरों से दूर रहे। एक माँ का अपने बच्चे के डर को समझना और उसे गंभीरता से लेना, ये अपने आप में बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। उन्होंने उस डर को बचपना कहकर उड़ा नहीं दिया। बिल्कुल। तो भोपाल की शाहपुरा झील के पास उनके छोटे से घर में जिंदगी सामान्य चल रही थी। फिर एक रात आई। रोहन के माता पिता ने बेडरूम को फिर से जमाने का फैसला किया। एक आम सी साफ सफाई, लेकिन जब बिस्तर को उसकी जगह से खिसका कर खिड़की के सामने रखा गया, तो वो जोकर सामने आ गया। हाँ, बिना किसी वजह के। वो खिड़की के ठीक ऊपर दीवार में लगी एक कील से लटका हुआ था। और यही वो पॉइंट है जहां मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। रोहन लिखते हैं कि उनके पिता ने कसम खाकर कहा कि वो कील उन्होंने सालों से इस्तेमाल नहीं की थी। जोकर का चेहरा सीधे बिस्तर की तरफ था, सीधे रोहन की तरफ घूर रहा था। यस। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। एक खिलौना जिसे माँ ने छुपा कर रखा था, वो अब घर के सबसे पर्सनल स्पेस बेडरूम में सबसे प्रोमिनेंट जगह पे आ गया। घर जो एक तरह से सुरक्षा का प्रतीक होता है, उस सुरक्षा की दीवार जैसे टूट गई। और यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि वो जोकर वहाँ पहुँचा कैसे? एक सुरक्षित बंद घर के अंदर इस तरह की घटना का मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। यहीं पर यह कहानी एक साधारण डर से आगे बढ़ जाती है। अब वो सिर्फ एक अजीब दिखने वाला खिलौना नहीं रहा। अब ऐसा लग रहा है जैसे उसकी अपनी कोई मर्जी है, अपनी कोई एजेंसी है। वो एक पैसिव ऑब्जेक्ट से एक एक्टिव थ्रेट बन गया है। और ये सवाल कि वो वहां कैसे पहुंचा, इसका कोई लॉजिकल जवाब ना होना ही असल में डर पैदा करता है। रोहन ने अपनी माँ से पूछा भी, पर वो खुद भी उलझन में थी। उन्होंने बस इतना कहा, मैं इसे कल सुबह हटा दूंगी। उस रात रोहन हमेशा की तरह अपने माता पिता के बीच में सोए।
वो बताते हैं कि कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, सुकून वाली नहीं बल्कि सीने पर बोझ डालने वाली, एक हेवी साइलेंस। और फिर आधी रात को क्या हुआ? उस जोकर की तरफ खिसकने लगा। वो लिखते हैं कि ये कोई सपना नहीं था, ये एक फिजिकल सेंसेशन थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें खींच रही हो। जब उन्होंने आंखें खोली तो सबसे पहली चीज वो जोकर ही दिखा। अंधेरे में सिर्फ उसकी काली खाली आंखें साफ दिख रही थी, बिना पलक झपकाए। रोहन के शब्दों में भूखी आंखें, उनकी आवाज गले में ही अटक गई, शरीर अकड़ गया था, वो हिल नहीं पा रहे थे। आखिरकार वो पूरी ताकत से चीखे। ये उस पत्र का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। रोहन खुद इसे बाद में स्लीप पैरालिसिस से जोड़ने की कोशिश करते हैं। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी अवस्था है जब हमारा दिमाग तो जाग जाता है पर हमारा शरीर सोया रहता है, हम हिलडुल नहीं पाते। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या स्लीप पैरालिसिस में वाकई ऐसा हवा में उठने जैसा फिजिकल एहसास हो सकता है? मैंने तो सुना है कि इसमें सीने पर दबाव महसूस होता है या कमरे में किसी के होने का वहम होता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आमतौर पर स्लीप पैरालिसिस में सीने पर दबाव या किसी के होने का एहसास ये कॉमन सिम्टम्स हैं, लेकिन जो अनुभव रोहन बता रहे हैं वो बहुत रेयर है। इसे वेस्टिबुलर मोटर हेलुसिनेशंस से जोड़ा जा सकता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स साउंडिंग टर्म है पर इसका मतलब आसान है। हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो शरीर का बैलेंस और मूवमेंट कंट्रोल करता है, वो नींद की इस अवस्था में गड़बड़ करने लगता है। मतलब दिमाग को गलत सिग्नल मिलने लगते। एग्जैक्टली। दिमाग को लगता है कि शरीर घूम रहा है, उड़ रहा है या उसे कोई खींच रहा है, जबकि असल में शरीर बिस्तर पर ही होता है। ये एहसास इतना असली हो सकता है कि इंसान को यकीन हो जाता है कि ये सच में हो रहा है। तो न्यूरोलॉजिकली ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ जो बात इसे और डरावना बनाती है वो है इसका कॉन्टेक्स्ट। उनका शरीर किसी रैंडम दिशा में नहीं बल्कि उस जोकर की तरफ बढ़ रहा था जो पहले से ही डर का केंद्र बना हुआ था। तो दिमाग ने डर के ऑब्जेक्ट को उस फिजिकल सेंसेशन से जोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, दिमाग ने कहानी पूरी कर दी। जो डर मन में था उसे एक शारीरिक अनुभव का रूप दे दिया। रोहन की चीख सुनते ही उनकी माँ फौरन उठी। उन्होंने रोहन को हवा के बीच में से ही पकड़ा और वापस बिस्तर पर खींच लिया। और उन्होंने रोहन को डांटा नहीं, ये नहीं कहा कि वो कोई बुरा सपना देख रहे थे। उन्होंने बस रोहन को कस के पकड़ लिया और कहा, सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो, मैं यहाँ हूँ। रोहन लिखते हैं कि वो अपनी माँ के दिल की धड़कन को अपनी पीठ पर महसूस कर सकते थे, जो बहुत तेजी से धड़क रहा था। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, माँ का रिएक्शन। बिल्कुल, रोहन ने ये भी महसूस किया कि उनकी माँ के हाथ कांप रहे थे। जैसा उन्होंने लिखा है, एक माँ जानती है जब कुछ गलत होता है। ये सिर्फ बच्चे को दिलासा देना नहीं था, माँ का डर भी असली लग रहा था। उनके कांपते हाथ और तेज धड़कन बताते हैं कि शायद उन्होंने भी उस गड़बड़ को महसूस किया था, या कम से कम अपने बच्चे के डर की गहराई को पूरी तरह महसूस कर लिया था। उन्होंने बच्चे के अनुभव को खारिज नहीं किया बल्कि उसे वैलिडेट किया। ये कहा कि हाँ, मैं समझ सकता हूं कि तुम डरे हुए हो और मैं तुम्हें इससे बचाऊंगी। ये एक माँ की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। और उन्होंने बचाया भी। सुबह होते ही मीरा ने कांपते हाथों से उस जोकर को नीचे उतारा। उन्होंने उसे साफ नहीं किया, ना ही कहीं रखा। वो सीधे बाहर गईं और उसे कॉलोनी के गेट के पास कूड़े के ढेर में फेंकाईं। फिर उन्होंने वापस आकर बिस्तर को उसकी पुरानी जगह पर खिड़की से दूर लगा दिया। रोहन लिखते हैं कि सालों तक उस घर में फिर कभी कोई जोकर नहीं आया, किसी भी तरह का नहीं। उनका तुरंत उस जोकर को फेंक देना और बिस्तर की जगह बदल देना दिखाता है कि वो अपने बच्चे को किसी भी खतरे से बचाने के लिए कितनी डिटरमिन्ड थी, चाहे वो खतरा असली हो या मनोवैज्ञानिक। बिस्तर को वापस अपनी जगह रखना ये सिंबॉलिक था, घर के माहौल को वापस पहले जैसा सुरक्षित बनाने की एक कोशिश, नॉर्मैलिटी को रिस्टोर करने की कोशिश। आज रोहन 23 साल के हैं। वो लॉजिकल हैं, रैशनल हैं। वो खुद को समझाते हैं कि वो शायद स्लीप पैरालिसिस था जिसमें वो वेस्टिब्यूलर मोटर हेलुसिनेशंस हुए, या एक बहुत ही बुरा सपना था, या बस एक डरे हुए 10 साल के बच्चे की कल्पना थी। वो हर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन तलाशने की कोशिश करते हैं, जो कि एक वयस्क दिमाग स्वाभाविक रूप से करेगा। हम अननोन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो हम पर हावी ना हो सके। सही बात है, लेकिन 2 बातें हैं जिन्हें वो आज तक नहीं समझा पाए हैं। पहली, उनके शरीर के ऊपर उठने का वो एहसास जो बिल्कुल असली, फिजिकल और अनडिनायबल था। और दूसरी, और शायद ज्यादा जरूरी, वो जोकर जो रहस्यमयी तरीके से खिड़की के ऊपर पहुंच गया था, जबकि उनके माता पिता में से किसी ने उसे वहां नहीं रखा था। ये 2 बातें
किसी भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में फिट नहीं होती। और यही इस कहानी की असली ताकत है। ये एक समझदार वयस्क दिमाग और एक खौफनाक, न समझाई जा सकने वाली याद के बीच का टकराव है। इन अनसुलझे सवालों में ही डर जिंदा रहता है। अगर वो सिर्फ एक सपना या हेलुसिनेशन था तो जोकर वहां कैसे पहुंचा? और अगर जोकर का वहां होना एक अजीब इत्तेफाक था तो उस रात वैसा फिजिकल सेंसेशन क्यों हुआ? दिमाग एक जवाब चाहता है, लेकिन कोई एक जवाब मिलता नहीं है जो सारे टुकड़ों को जोड़ सके। इस पथ से यही समझ आता है कि बचपन के कुछ डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज नहीं होते। वो ऐसी अनसुलझी घटनाओं से जुड़े होते हैं जो हमेशा हमारे साथ रह जाती हैं। जैसा रोहन ने अपने पत्र के अंत में लिखा है, क्योंकि बचपन के कुछ डर हमेशा आपके साथ रहते हैं, खासकर वो जो हाथ बढ़ाकर आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर उन चीजों के लिए तार्किक कारण खोजने की कोशिश करते हैं जो हमें डराती हैं, लेकिन उस याद का क्या होता है जिसके लिए कोई भी तार्किक कारण फिट नहीं बैठता? असल में रोहन की कहानी का असली डर इस सवाल में नहीं है कि क्या वो जोकर सच में खतरनाक था। असली डर इस एहसास में है कि हमारा अपना दिमाग स्लीप पैरालिसिस जैसी घटनाओं के जरिए ऐसे अनुभव पैदा कर सकता है जो इतने शारीरिक रूप से असली महसूस होते हैं कि वो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को हमेशा के लिए धुंधला कर देते हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या जोकर असली था, सवाल ये है कि जब महसूस किया गया डर 100% असली था तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है? ये सोचने वाली बात है। क्या वो याद सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती है या हमारे दिमाग के किसी कोने में एक शांत अनसुलझा सवाल बनकर हमेशा मौजूद रहती है? शायद कुछ सवालों का अनसुलझा रहना ही बेहतर है। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है ecosfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।